राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। और आज मेरे साथ एक बहुत विशिष्ट अतिथि श्री राजेश पांडे जी, पूर्व आईपीएस। आप किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है सर। वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दद्दा, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे यशस्वी जो पुलिस यूनिट है, एसटीएफ के संस्थापक सदस्य और शुक्ला, श्री प्रकाश शुक्ला का उन्मूलन करने वाली टीम के प्रमुख सदस्य, और इस पुलिसिंग में, भारतीय पुलिसिंग में फोन की सर्विलांस के जनक, और एटीएस, एंटी टेररिस्ट जो स्क्वाड, एटीएस जो बटालियन बनी, उसके संस्थापक सदस्य रिटायर्ड डीआईजी साहब राजेश पांडे जी आज हमारे साथ हैं। आपका एक बहुत शानदार चैनल है किस्सा गोई, जिसमें समाज में जो अपराध की जो मनोविज्ञान है और जो समाज की जो सोच है, उस पर बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आपके आते हैं। आपने श्री प्रकाश शुक्ला के उन्मूलन की भी पूरी कहानी लिखी है, उसकी एक बुक लिखी है वर्चस्व के नाम से। तो पांडे सर, तो आपका स्वागत है बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दद्दा, अपने चैनल पे सर, बुलाने के लिए जी। पिछले कुछ दिनों से बड़े हृदय विदारक, बड़े परेशान करने वाले कांड हुए हैं, जिसमें वो एक लड़की ने अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर वो नीले प्लास्टिक के ड्रम में जाम कर दिया था। आज जो सोनम रघुवंशी अपने हनीमून पर, ऐसा आरोप है, अभी प्रारंभिक जांच है, हालांकि आज कल रात को ही वो गिरफ्तार हुई है। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि नव विवाहित लड़की, अरेंज्ड मैरिज, ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जीवन बिताना चाहती थी, पर क्या इतना विवेक मर जाता है कि ये नहीं सोच पाते कि जो मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं, उससे जिंदगी जेल में बीतेगी और सारे सपने? ये क्या सोच, क्या है सर? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये क्राइम की साइकोलॉजी क्या है और हमारा यूथ इसमें क्यों उलझ गया है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट के नाते आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि हमें समझाइए कि समाज में ये विकृति आई क्यों है। जी। देखिए, इसमें सबसे जरूरी है इस बात को समझना कि हमारे समाज में ये कौन कौन से बदलाव आए और रिसेंट पास्ट में, पिछले 8-10 सालों में। देखिए, हम आप जिस समाज की बात कर रहे हैं वो समाज वही ट्रेडिशनल, एक न्यूक्लियर फैमिली है। घर के बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, बहू आती है या बिटिया की शादी होती है, बिटिया जाती है, सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। गांव के बारे में, गांव की उस बच्ची के बारे में या जो बहू आई है उसके बारे में गांव के लोगों को पता हो जाता है, सब फला जगह शादी हुई है, फला की लड़की है, इतना पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। ये बहुत सामान्य सी बात थी पहले। जब ये मोबाइल फोन आए तो मोबाइल फोन ने समाज में एक अलग विंडो खोल दिया, एक अलग खिड़की खोल दी। देखिए, पहले शहरों में भी आप देखिए, पहले शहरों में भी जब किसी लड़की का कोई लड़का पीछा करता था या उसके आगे पीछे साइकिल लेके घूमता था या स्कूल के सामने कहीं किसी पान की दुकान, चाय की दुकान पर बैठा हुआ मिलता था, तो मोहल्ले वालों को, 2-4 दिन की बात छोड़ दीजिए, थोड़े दिन में मोहल्ले वालों को ये जानकारी हो जाती थी कि साहब अब जो है इसकी शादी कर दीजिए, ये लड़की का ऐसा ऐसा सुना जा रहा है। अब क्या है कि अब न किसी को खड़े होने की जरूरत है, न किसी को साइकिल मोटरसाइकिल से पीछा करने की जरूरत है, न किसी को वो कंकड़ में चिट्ठी लपेट के और घर के दरवाजे पर फेंकने की कोई जरूरत नहीं। मोबाइल ने आपकी प्राइवेसी को इतना इतना संकुचित कर दिया है, इतना कम दायरे में ला दिया है कि आप उसी घर में बैठकर किससे बात कर रहे हैं, किससे वीडियो कॉल कर रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं और क्या-क्या देख रहे हैं, ये आपके सामने बैठे हुए आपके घर के जो ऐसे लोग जो इन सब के लिए जिम्मेदार हैं कि बच्चों की राह न भटक जाए, बच्चों को सही रास्ते पर लाया जाए, बच्चे सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, पता नहीं लग पाता।
किसी को पता नहीं लगता कि आपका बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ऐसा तो नहीं है कि किसी के कांटेक्ट में है, ऐसा तो नहीं है कि वो स्कूल जा रही है या जा रहा है, लेकिन क्लास तक नहीं पहुंच रहा है, कहीं और चला जा रहा है। ये जितने इंसिडेंट हुए हैं, वो नीले ड्रम वाला इंसिडेंट देखिए, वो लड़का मेरठ वाला, वो पहले से कभी हाई स्कूल इंटर में साथ में पढ़ता था, शादी हुई, मर्चेंट नेवी में उसका पति था, 6 महीने बाहर रहता था, इस बीच में उसी मोबाइल से कांटेक्ट हो गया। किसी को पता नहीं कि इसका किससे संपर्क है। अब वही वो एक कमरे में सॉरी, क्या बात कर रहे हैं, कहाँ बात जा रही है, किधर बहक रहे हैं, किधर भटक रहे हैं, किसी को नहीं पता। और फिर जब बात बढ़ते-बढ़ते बहुत बढ़ गई, तो फिर ये शुरू हुआ कि साहब वो अब कैसे इससे छुटकारा पाया जाए, अच्छा ठीक है अब की बार आने दो। और फिर वो इतना जघन्य अपराध हो गया। मैंने किस्सा गोई में पिछले 1 महीने में 10 से 15 अपराध की, ये जो लेटेस्ट अभी हाल के अपराध की ये घटनाएँ बताई हैं, जिसमें प्रेमी के साथ मिलकर पत्नियों ने, या जो उसकी महिला मित्र हैं, उसने पति की हत्या कर दी। कारण वही कि किसी की, अब जैसे मान लिया किसी महिला की, शादीशुदा महिला का किसी पुरुष से संबंध हो गया। पहले का ज़माना होता तो वो घर जब आता जाता तो पता लग जाता, उसके घर वो आती-जाती तो पता लग जाता, मोहल्ले वाले टोकते, समाज के लोग टोकते, सामाजिक जहाँ सब लोग बैठते हैं वहाँ के लोग टोकते। लेकिन न किसी को कहीं आना है, न किसी को कहीं जाना है, न किसी को देखना है, न किसी को दिखाना है। वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, वो मोबाइल की अपनी दुनिया में, वो मोबाइल की अपनी दुनिया में। अब वो क्या-क्या कर रहे हैं, क्या-क्या बात कर रहे हैं, क्या-क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, किससे छुटकारा पाने की सोच रहे हैं, किसकी कौन-सी बात उनको चुभ रही है, किसकी किस बात से नाराज़ हैं, ये उन दोनों को छोड़ के किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। और शायद इसीलिए जब, अब जैसे मैं 2 दिन से, कल से फॉलो कर रहा हूँ कि सोनम के व्यवहार को लेकर राजा के घरवालों को कभी कोई डाउट नहीं रहा। मैं उसकी माँ का, उसके पिता का, भाई का, सबका बयान, शुरुआती बयान जो आए, वो मैंने सुना कि नहीं साहब ऐसा कर सकती है वो, मैंने कभी सोचा नहीं था। बहुत अच्छा बोलती थी, बहुत स्वीट बोलती थी। माँ कह रही है जब भी मिलती थी गले से लगा लेती थी। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि वो लोग जिस पुरुष से या जिस लड़के से उसके संबंध की बात कही जा रही है, कुशवाहा जिसका नाम सरनेम है, वो ललितपुर या हमीरपुर का रहने वाला है। और जब ये पति-पत्नी जा रहे हैं मेघालय हनीमून के लिए, तो उनको कैसे पता होगा? वो राजा के परिवार से संबंधित नहीं है कि राजा के परिवार से पूछ के उन्होंने पता कर लिया हो कि ये लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ हम अपना काम करेंगे। निश्चित है कि सोनम के कॉन्टैक्ट में रहने के कारण, या सोनम के बताने की वजह से, या सोनम के कनाइवेंस की वजह से उन लोगों को ये पता लगा कि ये वहाँ जा रहे हैं। ये भी पीछे-पीछे पहुँच गए। फिर हम किस होटल में रुके हुए हैं ये बताना। आपको ध्यान हो कि सोनम तो कल पकड़ी गई है, सरेंडर हुई है या गिरफ्तार हुई है। लेकिन 3-4 दिन पहले से, अब चूँकि ये बड़ा बड़ा जिसको कहते हैं ना कि बड़ा गर्म टॉपिक था, बड़ा हॉट टॉपिक था, बड़ा हॉट सब्जेक्ट था, तो उसमें बार-बार लोग ये कह रहे थे कि साहब कि एक 3 आदमी और दिखाई दिए हैं वीडियो में। पुलिस उनके बारे में क्यों नहीं पूछती है? ऐसा नहीं लगता कि ये अकेले, ये 3 लोग थे, वो लोकल लोग थे कि बाहर के लोग थे। लेकिन 3 आदमी और एक गाड़ी का ज़िक्र कल से पहले के लगभग सभी समाचारों में इसका ज़िक्र है। तो वो वहाँ कैसे पहुँचे? जब तक सोनम ने नहीं बताया होगा, तब तक उन लोगों को क्या पता
कि वो वहां पहुंचे हैं, आज वो स्कूटी की राइड लेंगे, आज ये वहां पहुंचेंगे, आज ये वहां पहुंचेंगे। मोबाइल से संपर्क बना रहा और ये भी निश्चित है कि यही काम उनको दिया गया कि इसको रास्ते से हटाओ, तभी हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं। और फिर उन्होंने अपने काम को अंजाम दे दिया। लेकिन इस तरह के काम का जो अंजाम होता है, इस तरह के अपराध के बाद का जो अंजाम होता है, बस उसी पे ध्यान नहीं जाता लोगों का। वही जो सीरियल आते हैं, वही जो क्राइम की स्टोरीज आती हैं, वही जो सीरियल आते हैं सीआईडी के और फलाने के ढिकाने थे क्राइम ओरिएंटेड, वो देख के उनको लगता है कि ये आसान तरीका है, इससे पिंड छुड़ा लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? आप देखिए, वैसे तो अभी विवेचना चल रही है, कुछ कहना उचित नहीं है, कुछ कहना, लेकिन मेरा जो इतने दिन का 34-35 साल का पुलिस का एक्सपीरियंस है, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि सोनम के कहने पे उसके पति का काम अंजाम हो गया। उसे कहते हैं ऊपर से धक्का दिया गया। ये भी कल उसका भाई बता रहा था कि साहब वो सुसाइड नहीं करेगा, वो 4.5 फीट या 5 फीट की रेलिंग है, उसपे से फिसल के गिर जाना नामुमकिन है, वहां से गिराया ही गया होगा। तो अब जब चीजें निकल के आएंगी होंगी, तो ये वहां उसको ले गई होगी, ये लोग भी अगल बगल बैकअप में खड़े रहे होंगे और फोटो खींचने के बहाने, वादियों का नजारा देखने के बहाने, झांक के झरना दिखाने के बहाने काम खत्म है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, या जो कुछ हमने किया ये तो पूरे देश में मीडिया में चर्चा का विषय है, तो उसको अपने हाल पर वहीं छोड़कर, फेंक कर गाजीपुर, और फिर वो भाग गए क्योंकि वहां कोई नहीं मिला। वहां का जो आई विटनेस अकाउंट है वो ये कहता है कि अकेली आई थी, इसके पास कोई मोबाइल नहीं था, कोई बैग नहीं था, कोई कपड़े नहीं थे, कोई पैसा नहीं था, तो कोई ना कोई ड्रॉप, अच्छा वो भी अर्ध बेहोशी की हालत में जब पुलिस वहां पहुंची है, तो इसका मतलब काफी देर से उसको वहां छोड़ा गया था। किसी का फोन मांग के उसने अपने घर फोन किया और ये बताया कि हम यहाँ पर हैं, मुझे यहाँ से ले लिया जाए। तो वही हुआ कि जब काम खत्म हो गया, भूत उतर गया, सारा इश्क का नशा काफूर हो गया, और तब असलियत का पता लगा कि अब हमारी दुर्गति होगी, पुलिस पकड़ेगी, जेल जाएंगे, और उसे छोड़ के वहां से भाग गए। सारी घटनाओं का, वो नीले ड्रम वालों का भी यही अंजाम हुआ, वो भी जेल में है, ट्रायल होगा, और इतने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं। देखिए, बड़ा पहले के अपराध की विवेचना और अब के अपराध की विवेचना में बड़ा अंतर है। आप केवल पिछले 6 महीने के अपराध देख लीजिए। दद्दा, आप तो बहुत बारीकी से और बहुत गहराई से चीजों को देखते हैं। पिछले 6 महीने में जितने बड़े अपराध टीवी पे, अखबारों में रिपोर्टेड हुए हैं देश भर में, ज्यादातर का पता सीसीटीवी फुटेज से लगा। ये सुविधा पहले नहीं थी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि 98 में लखनऊ में महानगर में एक बड़े व्यवसायी की हत्या हुई। वो कानपुर से आते थे और सोने के बड़े व्यवसायी थे। वो कुछ सैंपल दे जाते थे यहाँ स्थानीय जो स्वर्ण व्यवसायी हैं, और पुराने जो दे गए थे उसको कलेक्ट कर लेते थे। जो सैंपल एक्सेप्ट हो जाता था उसका पैसा इकट्ठा कर लेते थे, अपनी गाड़ी से कानपुर से आते थे, और फिर पैसा वैसा वसूल के यहाँ नए सैंपल देके पुराने सैंपल कलेक्ट करके उससे चले जाते थे। वो जैसे ही कानपुर से आए, महानगर की एक बड़ा गोल्ड मार्केट है जिसमें सोने का कारोबार करने की 50 दुकानें हैं। वहां जैसे ही खड़े हुए, एक लड़का आया, उसने इनको गोली मारी, इनका बैग छीना, मोटरसाइकिल पे फरार हो गया। मैं यहीं तैनात था लखनऊ में, सारे लोग लगे, कोशिश की गई, मैं एसपी सिटी था यहाँ पे। आपको यकीन नहीं होगा, महानगर के उस इलाके में दद्दा एक भी सीसीटीवी हम लोगों को नहीं मिला। ज्वेलर्स ने अपनी दुकान में लगा रखे थे, लेकिन जहां उनका कैश काउंटर है उसके ऊपर बताएं दद्दा, कुछ और कह रहे थे आप, कुछ आवाज कम सी आ रही है ना? कि वो असल में मुझे लगता है आपका फोन आ रहा था, बीच बीच में ऑडियो चला जा रहा था, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ,
तो मैं ये बता रहा हूं कि अब मान लिया कोई चश्मदीद गवाह नहीं है किसी घटना का, लेकिन आने का रास्ता, जाने का रास्ता सीसीटीवी फुटेज में ले आना, ले जाना। अब आप देखिए, परसों यहाँ लखनऊ में एक बड़ी घटना हुई। 1.5 साल की एक बच्ची मेट्रो फ्लाईओवर के नीचे अपने माँ बाप के साथ सो रही थी। 1.5 साल, मात्र 1.5 साल। एक सिरफिरा नर पिशाच कह लें या जो भी कह लें, उसको माँ बाप के पास से उठा कर ले आया और मेट्रो का जो जो पिलर होता है बड़ा, और एक गेट था उसमें, उसी के किनारे रखा और उसके साथ दुराचार किया। और ये सारी बात सीसीटीवी में कैद हो गई। सारी बात, उठाकर लाना, उसे जमीन पर रखना, उसके साथ दुराचार करना। ये सही है कि उस समय कोई चश्मदीद गवाह नहीं रहा होगा। हालांकि पुलिस से मुठभेड़ हुई, वो मारा गया, लेकिन अगर कोई चश्मदीद गवाह नहीं भी है तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर्याप्त है। तो इस तरह के अपराध का दंड मिलना तय है, 100% तय है। लेकिन फिर भी लोग ये कर रहे हैं, सिर्फ छोटे से क्षणिक सुख के लिए कह लें, क्षणिक जो वो आवेश में कह लें, या यूं कह लें कि वो जो दुनिया की बातें फोन पर करते रहे, 7 जन्म का साथ निभाने की, और फलाना है, ढिकाना है, कभी हम लोग दूर नहीं होंगे, हमेशा नजदीक रहेंगे, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को सुनना समझना, वो जहर जो दिमाग में चला गया, उसने सभी सामाजिक मूल्यों को नीचे कर दिया। माँ पर क्या गुजरेगी, बाप पर क्या गुजरेगी, घर में अगर शादी हुई है तो पत्नी क्या कहेगी, हमारे चाचा ताऊ मामा नाना फूफा मौसी ये क्या कहेंगे, ये सब डर निकल गया। बस उन्हें वही करना है जो वो चाहते हैं। ये साइकोलॉजी बहुत ही खतरनाक है, ये मनोविज्ञान बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, इस लड़की को या उसके बॉयफ्रेंड को ये नहीं पता था कि हम पकड़े जाएंगे और हमारी सारी जिंदगी जेल में बीतेगी, उम्र कैद मिनिमम होगी? 100% इस पता होगा, इसके 100% नहीं, पता होगा। आपने जो माफिया गैंगलैंड का पूरा उत्तर प्रदेश में देखा, वहां पर जब क्राइम करते हैं तो वो उनको पता होता है कि इस क्राइम के बदले में हमें क्या होना है, हम इतने बड़े बिल्कुल माफिया हैं, पता हमारे खिलाफ उनको पता होता है। या कई बार मैंने ऐसे क्राइम्स देखे हैं जहां क्रिमिनल को पता है कि मुझे अब 20 साल के लिए अंदर रहना है, वो इसके बिल्कुल लिए ठीक बात, प्रिपेयर्ड होकर क्राइम करता है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये लोग नहीं ये करते हैं, ना ना ना, ये उसके लिए मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड। उनको तो ये लगता है ना कि हम जो करेंगे वो बिल्कुल फोटो फिनिश अपराध करेंगे, कि कोई माई का लाल पता नहीं उसको लगेगा। ये जो अच्छा, मैं कह पकड़े रहा ही हूं नहीं ना कि जाएंगे? देखो, हाँ, कि हम पकड़े ही नहीं जाएंगे। ये डिस्क कह तो रहा हूं कि फोन पर इतना डिस्कशन होता है इसका। अब जैसे मैंने कई एक अपराध की घटनाएं सुनाई हैं, जिसमें पत्नी जो है वो, उसने महीनों क्राइम की सीरीज देखी, सीआईडी देखी, ये देखी, और एक फिल्म का नाम बहुत आता है, दृश्यम। जितने भी बड़े इस तरह के कांड हुए और उसमें पति या पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या हुई, उन सब की विवेचना में 70% लोगों ने ये बताया कि साहब हमने दृश्यम कई बार देखी, कि हम एविडेंस कैसे खत्म करेंगे, हम एविडेंस कैसे क्रिएट करेंगे कि हम वहां नहीं थे, और कैसे हम बच जाएंगे। तो ये इनके दिमाग में ये था कि हम शिलोंग चलेंगे या मेघालय चलेंगे, वहां धक्का देके गिरा देंगे, फिर लौट आएंगे, फिर पुलिस को बताएंगे कि चढ़ रहे थे फिसल गए, फिर घर वालों को बताएंगे कि फोटो खींच रहे थे पैर फिसला नीचे चले गए। वो इस मानसिकता से वो ये सब काम करेंगे, अरे कहाँ पकड़ जाएंगे हम, इसीलिए प्लान करते हैं पहले से। नहीं तो आप ये बताइए कि ये काम इतना आसान था,
हम कहते हैं जो सुपारी देने वाले हैं, 20,000 की सुपारी अगर इंदौर में किसी को दे दी होती, 25,000, तो ये बेचारा राजा, ये गरीब आदमी, मतलब सज्जन आदमी, ये को तो इसकी तो जान बिना बात के चली गई ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। न ये किसी से इंटेंगल था, न किसी से इसका कोई अफेयर था, न इस महिला से इसके कोई ऐसे संबंध हो गए थे कि वो बुरा मान रही थी, तो गोली मार देगा कोई। लेकिन तब पकड़े जाने की संभावना 70% से ज्यादा होगी। इसीलिए ये प्लान किया गया कि ऐसी जगह ये काम किया जाए कि हम पकड़े न जाएं, सबूत न मिले और हम अपने काम को परफेक्टली अंजाम दे दें। ये है दद्दा, ये मानसिकता है आज। और मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जो वो वहां का शुरू हुआ दिल्ली का, कि इतने टुकड़े करके फ्रिज में डाला और पॉलीथीन में उसको रख रख के दसियों किलोमीटर के इलाके में फैला दिया। फिर दूसरे ने पूरा मार के ही उसमें डीप फ्रीजर में डाल, ऐसे झड़ी लग गई है। और सब में अब उसने जब काटा होगा, काट के फ्रिज में रखा होगा, उसके बाद पॉलीथीन से एक एक पॉलीथीन में बांध के उसे 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पर फेंका होगा। इसीलिए तो कि हम इतना सफाई से ये काम कर रहे हैं कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। जो मनोविज्ञान था उसके पीछे वो यही था कि हम इतनी सफाई से कर रहे हैं कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। यही भूल है, यही भ्रम है और यही गलती है उन लोगों की। तो ये है इसका जबकि जो जी, जबकि हर हफ्ते 10 दिन में एक ऐसा केस आ जाता है जिसमें पकड़े गए हैं लोग। दद्दा पिछले, मैंने बताया ना कि पिछले 2 महीने में, 1.5 या 2 महीने में मैंने अपने प्रोग्राम किस्सा गोई में इस तरह की 10 घटनाएं बताई कि अपने हिसाब से बहुत सफाई से उन्होंने अपना रास्ता साफ कर लिया, लेकिन पकड़े गए। कोई सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया, कोई कॉल की रिकॉर्डिंग से पकड़ा गया, कोई गैलरी में पड़ी हुई फोटो से पकड़ा गया, पकड़े सब गए। अच्छा सर, लेकिन एक उनका, हाँ बताएं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाने का भी ना समाज में चल पड़ा है। अभी जैसे जी इस सोनम रघुवंशी पे भी चलाने वालों ने चला दी है, अरे पुलिस फंसा भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और तो आपने कहा कि इतने जबरदस्त एविडेंस होते हैं, जैसे कॉल डिटेल, उन जी तीनों किलर्स का मौके पर मौजूदगी, इस लड़की का उनसे निरंतर संपर्क में बने रहना, ये जी, सब तो ऐसे एविडेंस है जिनका कोई तोड़ ही नहीं है। ये अकाट एविडेंस है। इसीलिए मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की काट अभी इनके पास नहीं आई। देखिए, मैं केवल 20 साल पहले की, जैसे ये मोबाइल जब नहीं आए थे 98-99 में, दिल्ली विल्ली में 95-96 में आ गए थे, लखनऊ में 98 में आए थे। मोबाइल फोन के पहले का आपको ध्यान हो कि एक टिकट कलेक्टर टीसी होता था, एक टीटी होता था, ट्रेन टिकट एग्जामिनर, एक टिकट कलेक्टर होते थे। कि आप टिकट लेके, अब वो कौन सा टिकट, वो एक गत्ते वाला टिकट होता था जिसको जी वो जी। तो टिकट कलेक्टर वो टिकट आपसे ले लेता था। वो टिकट लेके आप बाहर नहीं आते थे। आपको ध्यान होगा दादा, शुरू में जब याद है, हम याद है। लोग जाते थे तो वो रास्ते में वो जगह छेक के खड़े हो जाते थे, टिकट टिकट टिकट, और आपका टिकट ले लेते। तुमसे ये कहते थे कि भाई चले जाओ, 18 अगस्त का कलकत्ता का एक टिकट ले आओ। और कभी कभी बता भी देते थे कि फला टीटी के यहाँ चले जाओ और उससे जो है हावड़ा एक्सप्रेस का टिकट 18 तारीख का, जिस दिन की घटना है, वहां का ले आओ। वो जाएगा और टिकट कलेक्टर साहब उससे 500 रुपए लेंगे, उसको टिकट दे देंगे। वकील साहब एक एफिडेविट के साथ उसको करेंगे, साहब हमारा मुवक्किल तो उस दिन कलकत्ता में था, ये रहा टिकट, उस दिन यहाँ था ही नहीं साहब, ये वहां रात में तो गाड़ी चढ़ा है और अगले दिन दोपहर में यहाँ आया है। ये झूठी कहानी है, झूठी बात है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जितने जी। बड़े माफिया, जितने बड़े ऑपरेशन हमने किए दादा, वो सब उस जमाने के अपराधी थे जब सब काम मैनुअल था, हाथ से लिखी हुई एफआईआर थी,
हाथ से लिखी हुई पुलिस की विवेचना थी, गवाहों के नाम, और अगर बहुत बड़ा माफिया है तो वो गवाहों को अदालत में गवाही के लिए पहुंचने ही नहीं देगा, पहुंचने नहीं देगा। जिद करेगा तो गवाह मारा जाएगा। पहले ये सिस्टम था, लेकिन अब सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गई, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही वहां आईओ प्रोड्यूस करता है। सीसीटीवी 5 फुटेज दिखाएगा, उसमें गाड़ी का नंबर क्लियर होगा, गाड़ी के नंबर से गाड़ी के ओनर का नाम पता सब वो एविडेंस के रूप में सबमिट करेगा। 4 लोगों से उस सीसीटीवी को पहचानवाएगा कौन है, बोले साहब ये फला है, हो गया काम उसका। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस में सूरत का बताऊं, 2 साल पहले का, ग्रीष्मा वोकारिया हत्याकांड। एक छोटी उम्र की लड़की थी, इंटरमीडिएट करने के बाद वो यूनिवर्सिटी में गई या कॉलेज में गई ग्रेजुएशन के लिए, और एक बड़े बाप की औलाद थी, सिरफिरा था, वो उसका पीछा करता रहा, और वो उसी स्कूल में कॉलेज में उसने भी दाखिला ले लिया। 2 साल से वो चक्कर काट रहा था, लेकिन अपनी बात कह नहीं पा रहा था। एक दिन उसने उसको रोक के और कह दिया। उसने उसको बहुत लताड़ लगाई कि तुमको शर्म नहीं आती, ये है वो है। अगले दिन उस लड़के ने पीछा किया ग्रीष्मा का, रामपुरी चाकू उसने एक ऑनलाइन मंगा ली, लड़की स्कूटी से थी, अपने घर में चली गई, पीछे पीछे गया, उसने बेल दबा दी। लड़की का चाचा निकला, क्या बात है, उनका ग्रीष्मा को बुला दीजिए। बोले तुम कौन हो, क्यों बुला दूं। चाचा को चाकू मार दिया। चाचा जब चिल्लाए तो वो बच्ची तुरंत तुरंत गई थी, वो नीचे लौट आई, उसका बाल पकड़ा। शाम को 4 बजे की बात है दद्दा जी, पार्क के किनारे उनका घर है, उस लड़की पे चाकू लगाया और कहा कि हाँ तुम कहो कि हम शादी करेंगे, नहीं तो हम मार देंगे। उसके माँ बाप आ गए, उसने कहा कि आप लोग कमिट करिए इस भीड़ के सामने कि हमसे इसकी शादी करा देंगे, नहीं मैं मार दूंगा। माँ बाप ने कहा कि सवाल ही नहीं, और फिर इन फुल व्यू ऑफ पब्लिक उसकी गर्दन काट दी। वो बच्ची मर गई। और इस घटना को शाम के समय कम से कम 150 लोग मोबाइल में कैद कर रहे थे। तमाशबीनों की कमी नहीं, एक्सीडेंट हो जाए, आदमी जान उसकी जा रही हो, लेकिन रील बनाने वाले या वीडियो बनाने वाले खड़े होके बनाते रहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि भाई कंट्रोल रूम को फोन करके इसके लिए एम्बुलेंस बुलवा दीजिए। तो वो सारा जो कथानक था वो सब वो करते रहे। आईओ ने बड़ा सिंपल सा काम किया, उसने एक इश्तहार निकलवाया कि जो लोग उस दिन थे जिनके पास ये वीडियो हैं, वो कृपा करके ये वीडियो थाने में इस नंबर पर संपर्क करके आके जमा कर लें। आ गए 70, 80, 90 जो भी जिन्होंने वीडियो बनाई थी आ गए। उनसे कहा कि साहब 1 हफ्ते के लिए आपका मोबाइल भी हमें चाहिए, हमसे रसीद ले लीजिए, हम इसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराएंगे कि आपका जो वीडियो आपने खींचा है वो कहीं से फॉरवर्डेड तो नहीं है, इसी फोन में आपने उसको बनाया है। तो साहब उसमें 60-70 जो भी मोबाइल थे, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद आ गई कि हाँ साहब ये वीडियो इसी फोन से बनाया गया है, और इस फोन की लोकेशन उस दिन उसी पार्क के पास थी। ये बता दिया। इसी पे चार्जशीट सबमिट हुई और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट सूरत ने उस बच्चे को फांसी दे दी, लड़के को, सिरफिरे लड़के को। हाई कोर्ट में है, मोस्ट प्रॉब्ली वहां भी केवल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो अब ये जो नई जनरेशन या जो इस तरह की ये घटनाएं चल रही हैं इस बीच में, अब क्या बताऊं कि ये समझ से परे है कि ऐसा क्यों नहीं लोग जानते कि चलो ठीक है, हम कितना भी फोन पे आमने सामने बैठ के वीडियो कॉल पे हम चाहे जितना प्लान बना लें, लेकिन हम फिर फंसेंगे। यही सिर्फ ऐसा नहीं कि मौके पे देखे गए तो फंसेंगे, इसलिए भी कि पिछले 2 महीने से रात में 12 बजे से 3 बजे तक हमारी कॉल सीडीआर में आएगी, हम उसी से बात कर रहे हैं। तो हमसे पूछा जाएगा कि क्या बात हो रही थी। हमारा फोन जब पुलिस लेगी
तो डाटा रिकवरी टूल से हम चाहे जितने मैसेज डिलीट कर चुके हो मैसेज आ जाएंगे और फिर सब कुछ उसमें मिल जाएगा। ये है दत्ता जो जो जिसमें ये नौजवान पीढ़ी फंसती चली जा रही है, वो ये है। अच्छा सर, जब ये लड़की वहां से लापता हुई है, और आप जी तो जी सर सर्विलांस के जनक हैं भारत जी में, जी तो ये तो जी निश्चित रूप से मेघालय पुलिस इसको ट्रैक, जब तक इसने वो फोन अपने हाथ में रखा होगा तब तक तो जी बड़ा जी। इजीली मेघालय पुलिस उसको ट्रैक करती चली आ रही होगी पीछे पीछे। देखिए मेघालय पुलिस जरूर उसने किया होगा, तभी आपको ये ध्यान हो कि इसके पकड़े जाने के पहले ही 3 लोग पकड़ गए थे उसमें। वो टेलीफोन नंबर से ही ट्रेस हुए थे। वो जो जी डंप डाटा उसका था जहाँ पे लोग गए थे। डंप डाटा के एनालाइज करने में थोड़ा वक्त लगता है, 2-3 दिन का समय लगता है अगर आप प्रॉपरली उसको एनालाइज करेंगे कि कौन-कौन से नंबर थे, कितनी देर तक यहाँ रहे, इन्हीं के साथ रहे कि अलग रहे, इन दोनों के नंबर कहाँ-कहाँ रहे, किससे-किससे इसकी बात हुई। इसका नंबर तो घर वालों ने तुरंत दिया होगा, सोनम का भी दिया होगा और राजा का भी दिया होगा। दोनों की सीडीआर साल-साल भर की निकाली गई होगी। किससे-किससे बात हुई है, अगर कोई पुराना सिम इस्तेमाल हुआ है तो वो भी आईएमआई नंबर से निकल आएगा। नया सेट में नया सिम लगा के अगर बात की है, तो जिन-जिन लोगों से बात की होगी, उनके बी पार्टी में ये आ जाएगा कि ये नया सिम है और ये नया मोबाइल है। इतना दिमाग इन लोगों का नहीं चला, या जो भी इस तरह के अपराध में हैं, कि अल्टीमेटली ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं, जिसको आप छिपा ही नहीं सकते। लाख चाह के नहीं छिपा सकते, और पकड़ी गई, पकड़ा ही जाना था। तो सर कहने का मतलब है आप कितने भी शातिर हो, आज के जमाने कितने में भी इतना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट है कि आपको पुलिस पकड़ ही लेगी। इसलिए भैया बिल्कुल शरीफ ठीक बात, आदमी की तरह सीधे रास्ते चलो। बिल्कुल सीधे चलो। आप देखिए ना, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है, उसमें टाइम स्टैम्प होता है। आपके मेल में टाइम स्टैम्प होगा, आपके व्हाट्सएप आप मैसेज करते हैं, नीचे आता है 2:31। बिना टाइम स्टैम्प के ये कम्युनिकेशन एक जगह से एक जगह तक आता ही नहीं। चाहे आप यूएस में बैठ के व्हाट्सएप कर रहे हो, चाहे आप ब्रिटेन में बैठ के व्हाट्सएप कर रहे हो, या अपने बगल में दिल्ली से बैठ के व्हाट्सएप कर रहे हो, टाइम स्टैम्प उसमें, और इट कैन नॉट बी टेम्पर्ड। 99% केसेस में इसको आप टेम्पर नहीं कर सकते, इसकी टाइमिंग को नहीं बदल सकते आप। और ना सीडीआर की जो टाइम स्टैम्प्ड डिटेल्स हैं, उसको आप बदल सकते हैं। तो चाहे जितना शातिराना दिमाग अंदाज कर आप दिमाग लगा लीजिए, लेकिन कम्युनिकेशन के नए मीन्स में, और अब तो नई वाली जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है या भारतीय न्याय संहिता है, उन सब में इस तरह के एविडेंस को एविडेंस माना गया, पहले नहीं था ये। जी ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा को एज एविडेंस ट्रीट नहीं करते थे। शुरू-शुरू में हम लोग जैसे सीडीआर लगाते थे, बिल्कुल शुरू में जब एसटीएफ बनी थी, तो जज साहब इसको सुनते भी नहीं थे कि साहब ये एविडेंस की श्रेणी में नहीं, कहाँ है आप बताइए कि आप इसको एज एविडेंस। तो उसके बाद हम लोगों ने लगाना बंद कर दिया। ये है सर, ये है। तो कुल मिला के सर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और बच्चों को ये समझना चाहिए कि समझना। बिल्कुल शराफत के रास्ते पे चलें, संस्कार जो है वो अपने न भूलें, और ये गलत जी, रास्तों पे चल के अंत में जीवन जेल में ही बीतना है। इस बिल्कुल, बात को बिल्कुल। स्वीकार कर लें, आप ऐसा क्राइम कर ही नहीं सकते कि ना पकड़े जाएं। इसलिए इसकी परिणति दिल्ली का जेल में जो ही होनी है। हाँ, बिल्कुल होना है। दत्ता देखिए, जो पुरानी फैमिलीज़ का जो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसमें भी अब बिखराव हो रहा है। भाई-भाई अलग हो गए, वो उसी दूसरी जगह रह रहे हैं, वो दूसरी जगह रह रहे हैं। और जितनी भी आज भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, उनमें इस तरह की घटनाएँ नहीं मिलेंगी आपको, कभी नहीं मिलेंगी। इतनी निगाहें होती हैं, इतने समझाने वाले होते हैं, इतने रोका-टोकी करने वाले होते हैं, इतने ऐसे लोग वहाँ होते हैं जिनका जो देवतुल्य होते हैं, बाबा के फादर अगर ज़िंदा हैं, बाबा अगर हैं, बाबा की बात को गाँव में कोई टालता नहीं, बाबा का मतलब ग्रैंडफ़ादर की, उसकी बुजुर्गियत का लिहाज़ किया जाता है।
उसके कहे सुने का लिहाज किया जाता है। इस बात का भी डर होता है कि देखो हम ये कर रहे हैं, बाबा को ना पता लग जाए, दादी को ना पता लग जाए। जरूरी नहीं कि वो आपके अपने सगे बाबा और दादी हों, गांव का भी बुजुर्ग, उसका भी उतना ही सम्मान है। जी लेकिन अब एक फ्लैट की जिंदगी है, दादा अपने फ्लैट में पड़े हुए हैं, न बगल वाले को आपसे मतलब है, ना आपका बगल वाले से मतलब है। आप अपने फ्लैट में क्या कर रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, और स्वतंत्रता की दुहाई देते हैं कि साहब ये मेरी जी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ कोई भी आए, किसी से क्या लेना देना। तो ये दिशाहीन हो रहा है नौजवान हमारा। इसको भी ये सोचने की जरूरत है कि हम कुछ भी करें, हम पकड़े जरूर जाएं। सर, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बड़ा धन्यवाद। आपसे दोबारा फिर चर्चा करूंगा सर किसी अन्य विषय पे। तब तक के बहुत लिए बहुत जय श्री बहुत धन्यवाद।